अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गुज़श्ता वीडियो मैंने आपको बताया था जब आप लोग तेहरान पहुँच जाते हो तो तेहरान में अब एजेंट जो होता है ये कुछ लोगों को अपने घर लेके जाता है और कुछ लोगों को वो सेफ में भेज देता है। अब जो लोग एजेंट के घर में जाते हैं वो उनकी काफ़ी खिदमत करते हैं। वो लोग वहाँ पे जाकर फ्रेश होते हैं, बाद दफ़ा उनको कपड़े नहीं दे देता है, फ्रेश होकर अच्छा खाना पीना मिलता है, उनको रेस्ट करते हैं 1-2 दिन। जो एजेंट होता है वो उनके जिस्म पे उन्होंने गर्म राड लगाए थे, इंतहाई तशद्दुद किया। उसके बाद उन्होंने 2000 के $3000 दे के जान छुड़वाई। उसके बाद वो रोड पे फेंके, वहाँ से पुलिस ने लिया और उनको डिपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखें कि रास्ते में इस तरह के हादसा भी हो सकते हैं। अब अगर आप लोग कंटेनर में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, आपने 12 घंटे का या 24 घंटे का सफ़र तय कर लिया है, उसके बाद ये टैक्सी वाला रास्ते में सिर्फ एक जगह रुकेगा, उसने पेट्रोल यहाँ पे लेना होगा। उसके अलावा ये नॉन स्टॉप चलेगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि नॉन स्टॉप आपने 20-22 घंटे डिग्गी में रहना है तो आपका हाल क्या होगा। जो बंदे सीट पे बैठे हुए वो भी थक जाते हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब माको पे जाके टैक्सी रुकती है तो आप लोग उठ के चल नहीं पाते हो। अब जब आप लोग माको पहुंच जाते हो कंटेनर के थ्रू या टैक्सी के ज़रिए, तो वहाँ पे जो एजेंट के घर होते हैं वो सेफ़ नहीं होते तो सेफ़ हैं लेकिन वो नॉर्मल घर होते हैं, फैमिलीज़ वाले। तो ये हाँ, वहाँ पे आप लोगों को सेव करते हैं। 10 बंदे एक घर में होंगे, 15 दूसरे घर में होंगे। यहाँ पे उन्होंने घर रखे होते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस का छापा मारने का जो होता है खदशा ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो फैमिलीज़ होती हैं इनके साथ ये डील करते हैं एजेंट, या अपने वहाँ पे जो टैंकर होते हैं उनकी फैमिलियाँ वहाँ पे भेज देते हैं। तो फैमिली वाले घर में आपको स्टे करवाते हैं। वो इसलिए कि ईरान की पुलिस जो होती है वो किसी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अगर वहाँ पे कोई औरत रह रही है तो ईरान की पुलिस बाहर से ही उसे पूछेगी, अगर अंदर बंदे हैं वो कहेगी नहीं तो वो वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे माको में जिस घर में भी आप जाओगे वहाँ पे आपको जो बंदा भी होगा, जो टैंकर होगा, वो आपको खाना देगा, अच्छा आपके साथ खुश अखलाकी से पेश आएगा। यहाँ पे आपके साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं करेगा कोई बंदा। जिस तरह तेहरान में थी या पीछे क्वेटा में थी या ईरान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद थी, एक गंदी जगह है, आप ज़मीन पे सो रहे हो और जो आपके टैंकर होते हैं वो आपसे पैसे ले जाते हैं, आपके बैग की तलाशी लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक कच्चा सा मकान होगा या पक्का मकान होगा जिसमें आप लोग स्टे करोगे। 1 से 2 दिन आपने स्टे करना है, ज़मीन में चटाई होगी, खाना टाइम पे मिलेगा आपको। अगर आपको कोई चीज़ मंगवानी है, बिस्किट, पानी या कोला, तो आप वो जो टैंकर होता है उससे बात करोगे, वो आपको बाहर से ला देगा, आप उसे पैसे दोगे। तो यहाँ पे स्टे, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि ये काले पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि आप लोग डंकी ना लगाएं। उसके बावजूद लोग ये वीडियो देखने के बाद भी डंकी के लिए आमादा होंगे कि हमने डंकी लगानी है। अब ये काले पहाड़ का जो सफ़र आप तय करते हो, ये 4 से 5 घंटे या 6 घंटे आपने पैदल चलना है इन पहाड़ों पे। रास्ते में आपको डेथ बॉडीज़ भी मिलेंगी। जो लोग टैंकी लगाने के लिए आए थे यहाँ पे वो नीचे गिरे, उनकी हड्डी टूट गई, वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनका टैंकर उनको वहीं पे छोड़ के चला जाता है। टैंकर ये कहता है कि आप लोग यहीं पे रुको, मैं ये काफ़िला छोड़ के वापस आपको उठा लूँगा या आपको फ़ौज आकर उठा लेगी। तो बाकी काफ़िला लेके आगे निकल जाता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो टैंकर होता है वो अपना काफ़िला लेके निकल जाता है, वो बंदा वहीं पे रह जाता है। वहाँ पे ना तो फौज आती है ना ये टैंकर वापस आता है, फिर वो बंदा वहीं पे सिसक के मरता है। 2016 की बात है, लड़के आए थे फार्मेसी में मेरे पास, तो उन्होंने एक दास्तान सुनाई थी। वो कहते हैं जब हम काले पहाड़ों का सफ़र कर रहे थे, वहाँ से जब हम लोग निकले थे तो आगे एक बंदा था, वो हमें आवाज़ें दे रहा था। हमने देखा है कि पत्थर के पीछे एक पाकिस्तानी है, उसकी हड्डी टूटी हुई है। तो वो जब हम उसके पास गए तो वो वास्ते दे रहा था हमको। कहते हैं मुझे किसी तरीके से यहाँ से उठा के रोड पे फेंक दो या अपने साथ आगे ले जाओ। अब उसके काफ़िले वाले भी उसको छोड़ के वहाँ पे चले गए थे। उसका मसला ये होता, वो कहता है मैं पहाड़ से नीचे गिरा, मेरी जो हड्डी है वो टूट गई है, मैं चल नहीं पा रहा था। मेरे डंकर ने ये कहा था तुम यहाँ पे रुको, मैं ये काफ़िला छोड़ के आता हूँ, वापसी में तुम्हें उठा के अपने घर ले जाऊँगा, तो वहाँ से तुम्हें डिपोर्ट करवा दूँगा। कहता है 2 दिन हो चुके हैं, ना तो वो टैंकर आया है और ना यहाँ पे आदमी आ रही है। कहते हैं मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पानी नहीं है मेरे पास, मैं खुदा से दुआएं कर रहा हूँ या अल्लाह यहाँ से कोई काफ़िला गुजरे, आप लोग मेरी मदद कर दो। कहते हैं हमारे काफ़िले में 65 बंदे थे, तो हम लोगों ने टैंकर की मिन्नत की कि हम इसको उठा के वापस रोड पे छोड़ आते हैं या इसको उठा के अपने साथ ले जाते हैं। हमारे टैंकर कहता है नहीं, ये मेरे एजेंट का बंदा नहीं है, इसके एजेंट को मैं कॉल करता हूँ, वो बंदे भेज के उसको उठा लेगा। कहता है वो बंदा वास्ते दे रहा था हाथ जोड़ के, यार कोई बंदा नहीं आएगा, ये झूठ बोल रहा है, मुझे आप लोग उठा के ले जाओ, पाकिस्तानी हो, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। कहते हैं पेशावर के पठान थे, उन्होंने फिर टैंकर से बात की। अफगानिस्तान के जो पठान थे जिनको फ़ारसी आती थी, फिर उन्होंने फ़ारसी में उसके साथ बात की कि ये बंदे कहते हैं कि हम वापस चले जाते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं, बेशक हम डिपोर्ट हो जाएं, हम इसको रोड तक छोड़ के आएंगे। वो टैंकर कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा,
हमारी पूरी गेम पकड़ी जाएगी, मेरा जो एजेंट है उसकी इजाज़त नहीं है, आप लोगों ने आगे जाना है। मैंने इसके एजेंट से बात कर दी है। अब वो फ़ारसी बोलता था, जो पाकिस्तानी थे इनको फ़ारसी आती नहीं थी। जो ईरान अफ़गानिस्तान से लड़के थे पठान, उनमें से जिन लड़कों को फ़ारसी आती थी, उन्होंने कहा जिसने फ़ोन पे बात की है किसी के साथ, उसको ये कह रहा था फ़ारसी में कि यहाँ पे आपका बंदा है जिसको उठा के ले जाओ। वो कहते हैं ठीक है हम बंदे भेजते हैं, वो बंदे भेज देगा। अब ये सारी बात जो उसने फ़ोन पे की थी, जो अफ़गानिस्तान के पठान थे, उन्होंने फ़ारसी में ट्रांसलेट करके उर्दू में बता दी इन लड़कों को। अब इनको ये था शायद उनका बंदा आ जाए। वहाँ पे 2 घंटे उन्होंने स्टे किया। वो बंदा इनकी मिन्नतें करता रहा, कहता है यार कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता, मैं मर जाऊँगा यहाँ पे, मुझे ले जाओ। कहते हैं हम 65 बंदे वहाँ पे लाचार थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे साथ जो टीम टैंकर थे उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने हमको डरा के रखा था कि मैं आप लोगों को गोली मार दूंगा, मैं आप लोगों को यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा, वहाँ पे हमें रास्ते का कुछ पता नहीं है किस तरफ जाना है। अब अगर हम 2 से 3 बंदे तैयार भी हो जाएं तो बाकी बंदे तैयार नहीं हैं। उनमें से कुछ अफ़गानिस्तान से हैं, कुछ बंगाल से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं। कहते हैं हम 3-4 लड़के तैयार हो गए थे, उनमें से 2 पेशावर के पठान थे, 2-3 हम लड़के थे। हमने कहा ठीक है हम उसको लेके जाते हैं, अगर हम डिपोर्ट हो गए कोई मसले की बात नहीं है। कहते हमें डंकर ने इजाज़त नहीं दी। फिर हम जब वहाँ से निकलने लगे थे, उसने एक लड़के का पाँव पकड़ लिया। यार खुदा के लिए तुम्हें अपनी माँ का वास्ता है, कुरान का वास्ता है, मुझे ले चलो। कहते हैं वो मंजर देखा था तो उस वक्त पे रोना आया कि जब मैंने कहा था कि मैं डंकी लगानी है। कहते हमारे डंकर ने कहा था कि मैंने फ़ोन कर दिया है। फिर जो अफ़गानिस्तान के पठान थे वो कह रहे थे, कहते हैं फ़ारसी में, कहते हैं कि उसके साथ बात की है, कहते हैं हम 5 लड़के वापस जाते हैं, हम बेशक डिपोर्ट हो जाए। वो कहते हैं नहीं। उसने फिर कॉल की, वो अफ़गानिस्तान के पठान थे, वो कहते हैं यार अब ये कॉल की है, इसने फ़ारसी में बात कर रहा है, इसने एजेंट से बात की है। एजेंट कहता है ठीक है मैं बंदे भेजता हूँ, तो उसको उठा के ले आएंगे। कहते हैं हम लोग वहाँ से निकल तो आए हैं, लेकिन 100% यकीन था उस लड़के की बातों पे कि वहाँ से उसे उठाने के लिए कोई नहीं आया होगा, वो वहीं पे सिसक के मर गया होगा। अब ये सारी दास्तान आपको कोई भी नहीं सुनाएगा। ये वीडियो बना के ये सारी दास्तान सुनाने का मकसद ये है कि आप तस्वीर का एक रुख मत देखा करें। एजेंट ने आपको सबज बाग दिखा ली है। जो लोग डंकी लगा के 2015-16 में यूरोप चले गए हैं या तुर्की आ चुके हैं, उसकी वीडियो टिकटॉक देख के आप लोग ये ना कि वो अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमने भी डंकी लगा के जाना है। अब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वही काफ़िला जब आगे आया था, कहते एक जगह से हमको चश्मे में पानी लेना था, 2 लड़के चश्मे में पानी लेने के लिए गए थे, तो वहीं से वापस आ गए थे, आकर उन्होंने वॉमिटिंग शुरू कर दी थी। हमने पूछा वजह क्या हुई है। कहते हैं वहाँ पे 2 पाकिस्तानियों के, एक अफगानी है, उसकी लाश पड़ी हुई है, स्मेल आ रही है इंतहाई गंदी, वो भी चश्मे के पास थे। कहते हैं हमने वो लाशें भी देखी। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह के उसके हाथ थे, उसके हाथों से स्किन उतर चुकी थी, उसकी जो उंगलियां हैं उसकी हड्डियां नज़र आ रही थी। यही हाल इसके पाँव का था। उसने कहा कि मैं जब बर्फबारी थी, जब मैंने माँ को पहाड़ी क्रॉस की है, जब हम उस डंकर के घर में पहुँचे, उसने आग जलाई है, उसके पास जाके बैठा था। उसके बाद मेरे हाथों और पाँव में छाले बन गए थे काफ़ी बड़े बड़े। उन छालों को काट के पानी बाहर निकाला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मेरे एजेंट ने मेरी पेमेंट नहीं की है, मुझे 3 हफ्ते वहाँ पे रुकना पड़ा। इस दौरान मुझे वहाँ पे किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं मिली। वो छाले में बार बार काटता था, उसमें से पानी निकलता था। वहाँ पे खातून थी जो खाना बनाती थी, उसने मेहंदी बनाई है, मेहंदी बना के मेरे हाथों और पाँव में लगा दी है। अब उस मेहंदी का कलर आ चुका था इसके हाथों और पाँव में। अब और भी मुश्किल हो चुका था इसके स्किन को देखना कि इसकी स्किन वाकई यहाँ पे ब्लैक हो चुकी है या इस मेहंदी का कलर है। लेकिन उसकी 2 से 3 उंगलियाँ ऐसी थी, अगर मैं हाथ से टच करूँ तो वो कहता है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। अब उससे पूछा तो कहता है बस मैंने भी यहाँ पे लोगों की देखी थी तस्वीरें, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब से मैं निकल आया हूँ। अब वो इनलीगल है, उसको डॉक्टर ने नहीं देखना। अब डॉक्टर अगर देखेगा तो वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगेगा। अव्वल तो ये चीज़ चांस ही नहीं कि डॉक्टर से देखे। इसकी ये सारी हालत देख के इसकी तस्वीरें लेके मैं वापस आया फार्मेसी में, अपने बॉस के साथ बात की। हमने लोगों ने फिर अपनी जो रेफरेंस थे उस हिसाब से इसको लेके हॉस्पिटल में गए। एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने देखने से इनकार कर दिया। दूसरे में गए, फिर जहाँ पे रेफरेंस था वहाँ पे गए, डॉक्टर के साथ चेकअप करवाया। उसने कहा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये इमरजेंसी में जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको फलां हॉस्पिटल ले जाओ। हम 4 से 5 घंटे जलील हुए थे उस दिन, कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ भी गए, जो प्राइवेट है वहाँ भी गए, किसी ने भी उसको देखने से इनकार कर दिया। कहते हैं इसके पास पासपोर्ट नहीं है, इसके पास वीज़ा नहीं है, इनलीगल है, हम लोग नहीं देखेंगे। अब हम लोग परेशान, वो बंदा परेशान, उसके हाथ और पाँव इतने ख़राब है, वो ना तो वो कुछ खा सकता है, ना चल के वो वाशरूम तक जा सकता है। तो फिर बॉस ने एक और डॉक्टर था उसके साथ बात की, उसके रेफरेंस से एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे डॉक्टर एग्री हो गए देखने के लिए।
और वहाँ पे रिसेप्शन में वो लोग मान नहीं रहे थे, वो कह रहे हैं जी इसका अपना पासपोर्ट होना चाहिए। हमने कहा इसके पास पासपोर्ट नहीं है, मैंने अपना पासपोर्ट दिया, उससे बात की, वो नहीं मानी, कहते हैं जी कि इसका अपना पासपोर्ट होगा तब। फिर डॉक्टर से बात की बॉस ने, फिर डॉक्टर ने रिसेप्शन पे बात की, फिर बॉस का आईडी कार्ड वहाँ पे दिया उन्होंने, उस पर एंट्री हुई। तो इस तरीके से हमने तकरीबन आधा घंटा गुजरा हमारा रिसेप्शन पे। वहाँ से क्लियर हो गया, हम जब डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने जब उसको देखा, उसने कहा इसके आप तो काले हो चुके हैं। फिर उसको सारी डिटेल समझाई है कि इस तरीके से डेंगू लगा के आया था। तो रास्ते में जब बर्फबारी थी, जब वहाँ पे पहुँचा था दोगो ब्यास में, तो आग के पास बैठ गया था। 15 से 20 दिन वहाँ पे इसने गुजारे हैं, किसी किस्म की मेडिसिन नहीं थी। वहाँ पे खातून थी, उसने इसको मेहंदी लगा दी थी, इस वजह से इसके हाथ काले हो चुके हैं। अब डॉक्टर उसकी हाथ की जो उंगलियाँ हैं उनको चेक किया, उसको पूछा, वो कहता है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसने कहा इसकी ये उंगलियाँ ये ख़राब है। फिर उसने कट लगा के चेक किया, तो उसने एक्सरे किए, उसके बाद उसने पाँव देखे, उसके बाद उसने कहा था कि इसके ये हाथों की ये 3 उंगलियाँ ये काटनी पड़ेंगी, इसके जो पाँव हैं ये भी आधे काटने पड़ेंगे, ये ख़राब हो चुके हैं। अब ये चीज़ सुन के तो मैं भी खुद परेशान हो गया था कि आप एक बंदे के हाथ काट दें, उंगलियाँ काट दें, आधे पाँव काट दें, तो उस पर क्या गुजरेगी। जब उसके साथ बात की तो वो कहता है मैंने ये काम नहीं करवाना, मेरा इलाज करें, मेरी उंगलियाँ ठीक हो जाएंगी, मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर एक ही चीज़ कह के खामोश होकर चला गया था कि इसकी उंगलियां 3 काटनी है, उसके पाँव काटने हैं, और दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चला गया था। अब हम इसको आमादा कर रहे थे कि तुमको यहाँ पे एडमिट, वो कहता है मैंने एडमिट ही नहीं होना, ये मेरे हाथ पाँव काट देंगे, मैंने वापस जाना है। उसके साथ जो बंदे आए हुए थे वो कहते हैं नहीं जी इसको एडमिट करवा दें, हम इसके साथ होंगे। अब इसी कश्मीर डॉक्टर दोबारा आया, उससे हमने बात की। वो कहता है जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसकी ये 3 उंगलियाँ काट दी जाएंगी, इसके पाँव जो है वो भी आधे काटने पड़ेंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल में ये सब कुछ नहीं होगा, आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएं। अब पहले हम उस वजह से परेशान थे कि इसकी हाथ की उंगलियाँ काटी जाएंगी, चलें ये होप थी कि चलें यहाँ पे एडमिट होगा, 1-2 दिन इसका इलाज होगा, 1 हफ्ते तक तो ये भी बेहतर हो जाए। जब डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, यहाँ से आप ले जाएँ, एक और परेशानी आ गई, क्योंकि हम 4 घंटे जो इस्तांबुल के हॉस्पिटल थे, कभी एक में जा रहे हैं, कभी दूसरे में जा रहे हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कोई भी एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। अब वो बंदा कहता है मैंने अपनी उंगलियाँ नहीं कटवानी, मुझे अब वापस पाकिस्तान भेज दें। अब फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, जिस रेफरेंस से हम डॉक्टर के पास आए थे उनको दोबारा कॉल की, उन्होंने डॉक्टर से बात की, बहुत ही मुश्किल से हमने इसको वहाँ पे एडमिट करवाया कि आप लोग एडमिट हो यहाँ पे, ये आपका इलाज करते हैं, हो सकते हैं आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक ठीक हो जाओ। अब वो बंदा वहाँ पे 2 दिन रहे, 2 दिन बाद डॉक्टर ने कॉल की थी कि आप लोग आके अपना बंदा ले जाएं, $1000 इसकी फ़ीस पे करें, तो हम इसका इलाज नहीं करेंगे आगे। अब $1000 देने हैं, उसका इलाज भी नहीं होगा। हम फिर परेशान हो गए, फिर जाकर रिक्वेस्ट की उनसे कि ये बंदा गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, डेंगू लगा के आया है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बॉस ने बात की, फिर हम लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से किसी जान वहाँ से हॉस्पिटल से छुड़वाई, वापस लेके आए। अब फाइनल जिस घर में रह रहा था वो लोग भी इससे तंग थे, वो कहते हैं इसको किसी तरीके से आप पाकिस्तान भिजवा दें। फिर उनके साथ मैं गया था पाकिस्तान कौंसलेट में, वहाँ पे इसके फॉर्म वगैरह सबमिट किए, उनसे बात की, उनको सारी सिचुएशन बताई। पहले वो मान नहीं रहे थे क्योंकि ये तो चल नहीं सकता, इसके हाथ भी ठीक नहीं है, तो इसको जहाज में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा इसके साथ एक बंदा अगर है वो इसके साथ जाए तो हम इसका आउट पास होकर करवा देते हैं। अब यहाँ पे जो असल बात है आपको बताने वाली, कि अपने ही किस तरह अपनों से अलग हो जाते हैं। इसका सका भाई यहाँ पे था, जब मैंने उसे कहा था कि इसके साथ आपको जाना है, इसलिए इसके बाद इसका आउट पास तैयार होगा, तो वो कहता है मैं इसके साथ वापस नहीं जाऊँगा, मैंने आगे यूरोप जाना है। तो हम लोग वहाँ पे हैरान थे। जिस घर में रहता था वो लड़के उसे कहते हैं यार तुम्हारा भाई है, तुम इसकी जान पे बनी हुई है, इसे लेके वापस चले जाओ, तुम दोबारा आ जाना है। कहते हैं मैं दोबारा क्यों आऊँ, इसको किसने कहा था यहाँ पे आए, ये खुद आया है, अब खुद वापस जाए, मरता है तो मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने आगे जर्मनी जाना है। अब ये चीज़ देख के हम सब हैरान थे। फिर उसके घर वालों ने, जिस घर में रहता था, उन लड़कों ने इस पर प्रेशराइज़ किया उसे कि तुम यहाँ से भी निकल जाओ अपने भाई को लेके। थोड़ा परेशान हुआ, फिर थोड़े घर में उसकी बात की, उसके वालिदैन ने उसे कहा तुम वापस आ जाओ, फिर तुम्हें भेज देंगे। बहुत ही मुश्किल तरीके से वो अपने भाई के साथ जाने के लिए एग्री हुआ था। फिर जाके उसका आउट पास मैंने तैयार करवाया, उसकी टिकटें वगैरह बुक करवाई, तो इस तरीके से वो फिर वापस पाकिस्तान गया। अब इस स्टोरी से आप लोग सबक सीख लें कि वो बंदा कितना जलील हो गया, तुर्की पहुँचा है, 4 से 5 लाख रुपया भी उसका ज़ाया हुआ है, उसके अपने हाथ और पाँव भी ज़ाया हुए हैं, और वापस पाकिस्तान चला गया। सिर्फ उसने भी अपने भाई की, अपने दोस्तों की फेसबुक पे तस्वीरें देखी थी, व्हाट्सएप पे तस्वीरें शेयर की थी, उन्होंने लाइव आते थे, वो चीज़ें देख के कहता है मैंने भी जाना है वहाँ पे। 2 माह बाद उनके घर से एक बंदा आया, मैंने पूछा उसकी क्या हालत है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी गया है, तो उसका पूरा हाथ काट दिया उन्होंने, उसके पाँव भी आधे काट दिए।
क्या फ़ायदा मिला? 4 से 5 लाख लगा के उसको ज़ाया किया, ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को मजबूर कर लिया। लेकिन फिर भी वो देख के लोग ये नहीं कहते कि हमने डेंकी नहीं लगानी है, लेकिन 2 से 3 लोग अगर डेंकी लगा के पहुँच जाएँ, उनको देख के कहते हैं हम लोगों ने डेंकी लगानी है। ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि एजेंट आपको कभी भी इस तरह की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, कभी भी आपको ये दास्तान नहीं सुनाएगा कि इस तरह के हादसा भी होते हैं। जब आप मार्ग को क्रॉस करके जो पहला गांव आता है वहाँ पे आप लोग रुकते हो, वहाँ से फिर एक रात आप स्टे करोगे वहाँ पे, उसके बाद गाड़ियाँ आएंगी आपको लेने के लिए, और फिर आपको गाड़ियों में बिठा के दोगो ब्यास ले आएंगे, जो तुर्की का पहला शहर है। यहाँ आके आप लोगों की पेमेंट क्लियर होगी। अब यहाँ आके अगर आप लोगों की 3 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर हो चुकी फिर तो ठीक है, वहाँ से आपको निकाल के इस्तांबुल के लिए रवाना कर देंगे। अगर 3 दिन से लेट होगी आपकी पेमेंट, आपके एजेंट ने आपकी पेमेंट नहीं की या कोई भी मसला हो गया, तो वहाँ पे जो दोगो ब्यास में एजेंट का घर होता है, वो एजेंट इतनी बेदर्दी के साथ पिटाई करता है कि आप सोच नहीं सकते। आपकी हड्डियाँ टूट जाएँ, मर जाएँ, उसे कोई परवाह नहीं है। उसके पास लोहे का राड होगा, ठीक है, या उसके हाथ में काफ़ी मोटा सा डंडा होगा, वो नहीं देखेगा आपको कहाँ पे लग रही है, आपकी हड्डी है, पसली है, क्या है, सर है, पाँव है, वो आपको मारेगा। फिर आपकी वीडियो बना के आप घर भेजेगा कि इसकी पेमेंट कराओ, क्योंकि वो लोग वेट नहीं करते, वो रिस्क नहीं लेते। किसी भी वक्त पुलिस का छापा पड़ सकता है, उनकी सारी पेमेंट जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि जो ही आप लोग आए अपने घर कॉल करें, पेमेंट क्लियर करवा लें। अब कुछ पाकिस्तानी एजेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके घर वालों से पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन आके पेमेंट क्लियर नहीं करते। अगर आपकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई है तो फिर अगर तो आप पाकिस्तान में फाइनेंशियली तौर पे थोड़े स्ट्रांग हो, तो आप अपने घर वालों को कहोगे कि इनको 2-3 लाख इतना बंदे इनको दें, मेरी जान हाजिर छुड़वाएं, बाकी मैं इस्तांबुल जाऊंगा तो पाकिस्तान में जो एजेंट है इसको हम देख लेंगे। अब जो लड़के बेचारे कर्ज लेके डेंकी के लिए आते हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते, उनके साथ यहाँ पे बहुत बुरा होता है। मैं आगे चल के आपको उन लोगों से मिलाऊंगा कि जिन्होंने 6 माह कैद काटी है दोगो ब्यास में, जिनके एजेंट ने पेमेंट क्लियर नहीं की थी, तो वो लोग वहाँ पे फंस गए थे। अब 6 माह वहाँ पे रहना उस गंदी जगह पे, ये कितना बड़ा अजाब है, ये आप सोच नहीं सकते। पहले इनको 1-2 माह एजेंट जो होता है, जो दोगो ब्यास में होता है, उनकी काफ़ी पिटाई करता है। जब देखता है कि वाकई इसका एजेंट अब इसके पैसे खा के नहीं मिलेंगे, फिर उसको कहता है तुम इस घर को चलाओ, इस घर में खाना वगैरह बनाओ, इसकी सफाई करो, जो भी बंदे आते हैं उनको अगर कोई चीज़ चाहिए, 1 रुपये की चीज़ है तो उनको 3 रुपये की दो, 2 रुपये तुम अपने काट लो। तो इस तरह अपने पैसे पूरे करके तुम्हारी जान छूटेगी, वैसे तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। फिर इस तरह 5 माह 6 माह जितना टाइम लगे आप लोग पैसे जमा करते हो, पैसे जमा करके एजेंट को देते हो, तो अपनी जान छुड़वा के इस्तांबुल के लिए निकलते हैं। अब दोगो ब्यास में अगर आपकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है तो यहाँ से आगे आपका सफ़र शुरू होगा इस्तांबुल के लिए। अब 2017 से पहले तो बहुत आसान था, आपकी दोगो ब्यास पेमेंट क्लियर हुई है, वो आपको गाड़ी में बिठा के वहाँ लेके आएंगे, वहाँ टर्मिनल पे आपको टिकट लेके देंगे, आपने बस में बैठने हैं, बस में बैठ के सीधे आप इस्तांबुल आ जाओगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2017 के बाद यूरोपीय यूनियन ने तुर्की में जो उनको एड देते थे, जो पैसे देते थे इनको रेफ्यूजीज़ के लिए, वो उन्होंने बंद करना शुरू कर दिए। फिर तुर्की ने जितने भी रेफ्यूजीज़ थे इन पे कंट्रोल शुरू कर दिया। अब जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं इनको उठा के कैंपों में डाल रहे हैं, इनको वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। अब दोगो ब्यास से वान का जो सफ़र है ये तकरीबन 45 मिनट का है गाड़ी में। अब यहाँ पे रास्ते में 2 चेक पोस्ट बन चुकी हैं। अब आपको दोगो ब्यास से वान आने के लिए समुंदर का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जब आपकी पेमेंट वहाँ पे दोगो ब्यास में क्लियर होती है, वहाँ पे गाड़ी में ले जाते हैं आपको समंदर की तरफ। वहाँ पे एक बोट होती है जिसमें मैक्सिमम 50 बंदे के बैठने की गुंजाइश होती है। वहाँ पे ये 80 से 90 या 100 बंदा बिठा देते हैं और आपको वान के लिए रवाना करते हैं। और वो थोड़ा सा सफ़र जो होता है 45 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे आपको बस का टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपको बस का टिकट मिलेगा किसी भी तरह, तो वो आपको अनकरे उतार देंगे या उससे पहले उतार देंगे। आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, आप टर्मिनल पे बैठे रहोगे, एजेंट कहेगा मैं आज टिकट करवाता हूँ, कर करवाता हूँ, आपको भूख और प्यास से बुरा हाल है, आप बैठे होगे वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आपका एजेंट आपको टिकट करवा के देगा इस्तांबुल के लिए, जब वहाँ से आप निकलोगे तो रास्ते में एक जगह आती है अर्जुलुम। अर्जुलुम में इनका कैंप है, वहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे ये आप लोगों को उतार देंगे, उतार के कैंप में ले जाएंगे। वहाँ पे आपके फिंगर होंगे। अगर तो आपकी किस्मत हुई तो आपको हो सकता है 3 दिन बाद स्टे दे के अर्जुलुम के आसपास के कोई शहर होगा छोड़ दें, 1 माह का स्टे होगा आपके पास। लेकिन अभी तक, अब जो 2020 की बात करूँ, जितने बंदे भी इन्होंने पकड़े हैं अर्जुलुम में, उन सबको कैंप में रखा है। किसी को 6 माह हो चुके हैं, किसी को 8 माह हो चुके हैं, वो कैंप के अंदर ही हैं।
और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 5-6 माह रखने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया है। आप यकीन माने आप लोग तुर्की के कैंप नहीं काट सकोगे, ये इतने बुरे हैं। कैंप अंदर से साफ होंगे, खाना पीना ऐसा होगा कि आप लोग खा नहीं सकोगे। आप लोग कहोगे हमको डिपोर्ट करें, आप अपने घर से आईडी कार्ड मंगवाओगे, ये हमारा आईडी कार्ड है, हमें डिपोर्ट कर दें। अब तुर्की का एक कैंप है जिसको उस्मानिया कैंप कहते हैं। कुछ लोग उस्मानिया कैंप काट के आए हैं। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट्स में आपको बताएंगे कि वो कितनी बुरी चीज़ है। और जुल्म में जब आप लोग पकड़े जाएंगे, आपको 5-6 माह आपको कहेगा टैक्सी में बैठ के गिब्जा पे टैक्सी में बैठो, इस्तांबुल में जो भी एड्रेस देंगे वहाँ पे आ जाओ। तो ये सारी जलालत है इस्तांबुल पहुँचने तक। और इन दिनों पाकिस्तान से 100 बंदे डेंगू के लिए निकल रहे हैं, बमुश्किल 20 से 25 बंदे इस्तांबुल पहुँचते हैं। बाकी 70 से 75 बल्कि 80 बंदे जो होते हैं उनमें से कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ जख्मी हुए पड़े होते हैं, कुछ को सेफ लग जाती है। वो चीज़ें आप लोग नहीं देखते। आप लोग सिर्फ ये देखते हो कि 20 बंदे पहुँच चुके हैं, फलां जान के बंदे हैं, हमने उसके साथ डेंगू लगानी है। अभी जब सितंबर में ये 7 बंदे, अभी सितंबर में 2020 की बात कर रहा हूँ, 7 बंदे जो गाड़ी उल्टी गई थी, 7 बंदे उनमें उसकी वफात पा चुके हैं। ये चीज़ देखने के बाद भी जिस गांव के ये लड़के थे उस गांव से लड़के डेंगू के लिए निकल आए हैं। ये चीज़ सुन के मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। परसों मेरी एक बंदे के साथ मुलाकात हुई थी, उसका दोस्त था जो कि इस डेंगू में आ रहा था। उसने बताया कि वो मेरा दोस्त था जो बंदा फौत हुआ है, उसको मैंने मना किया था लेकिन वो कहता है नहीं मैंने आना है। कहता है 2 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया था फेसबुक पे कि अपना नंबर दो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। कहते 2 दिन बाद पता चला उसकी डेथ बॉडी पाकिस्तान चली गई है। कहते हैं अब उसकी डेथ बॉडी पाकिस्तान गई है, उसका जनाजा पढ़ के लड़के डेंगू के लिए निकल आए हैं। कहता अब इस कौम का बंदा क्या करे, इन लड़कों का क्या करे बंदा। आप जितना भी इनको समझाओगे ये कहेंगे नहीं हमने अपनी किस्मत आजमानी है। बहुत आसान तरीका है, आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, बैंक स्टेटमेंट बना के आप लोग अप्लाई करें वीज़े के लिए। आप वीज़े पे आएँ, यहाँ पे कार्ड बनाएं 1 से 2 साल का, बाइज्जत तरीके से यहाँ पे रहें। पूरे तुर्की में जब मर्जी जा करें, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। जब चाहे आप टिकट ले पाकिस्तान चले जाएँ। आपके साथ आप बीमार हो चुके हैं, कोई भी हादसा हो चुके हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी, बाइज्जत ज़िंदगी गुजारेंगे। डेंगू की कितनी जलालत है इस्तांबुल में, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जब आप इस्तांबुल पहुंच जाते हैं, यहाँ से जब आपके दोस्त आपको लेने के लिए आते हैं, जिस घर में लेके जाते हैं वो घर कैसा होता है, जब काम पे जाते हैं वो काम कैसा होता है, जब आप यहाँ पे रहते हो कितने पैसे आप लोग कमा सकते हो इन दिनों, कितने पाकिस्तान भेजते हो, कितने यहाँ पे आपका खर्चा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस्तांबुल जाएंगे, वहाँ पे पैसे कमा के आगे यूरोप निकल जाएंगे, यूनान चले जाएंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अब इस्तांबुल से यूनान का जो सफ़र है ये कैसा होगा? यूनान में जो लोग हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस्तांबुल में लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस्तांबुल में रिहाइशें किस तरह की हैं, किस तरह की रिहाइशों में रह रहे हैं पाकिस्तानी, ये सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप या आपके दोस्त डेंगू प्लान कर रहे हैं तो हरगिज़ डेंगू प्लान ना करें, ये मौत का सफ़र है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो। पाकिस्तान में किस तरह एजेंट माफिया आपको सबक दिखाती है, किस तरह आप लोग ईरान में आते हो, किस तरह आप लोग तेहरान तक पहुँचते हो। और आगे मैं वीडियो में बताऊँगा कि इस्तांबुल के क्या हालात हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें।